Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. ब्रेकिंग। आज इसी पल दुनिया की धड़कन तेज कर देने वाली खबरें और रिपोर्ट्स घूम रही हैं। कई प्लेटफॉर्म्स और सूत्र दावा कर रहे हैं कि निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस एक यूएस लिंक्ड मिलिट्री एक्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने की खबरों के केंद्र में है। कहा जा रहा है कि करकस के पास एक सुरक्षित सैन्य क्षेत्र में रात के अंधेरे में अचानक गतिविधि बढ़ी, संचार बाधित हुआ, शहर के हिस्सों में ब्लैकआउट देखा गया और सत्ता के केंद्र के इर्द गिर्द असामान्य मूवमेंट रिकॉर्ड हुई। अगर ये प्रेजेंट क्लेम सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि संप्रभुता पर सीधा वार होगा। और यहीं से समझ आता है कि वेनेजुएला बनाम यूनाइटेड स्टेट्स का यह टकराव क्यों वर्षों से बिना घोषणा के चलता आ रहा था। क्योंकि यह कहानी आज की नहीं, दशकों की है। तेल से शुरू हुई यह लड़ाई सत्ता और नियंत्रण तक पहुंची, जहां बमों की जगह सैंक्शंस, गोलियों की जगह बैंकिंग फ्रीज और सैनिकों की जगह मीडिया नैरेटिव्स आए। तेल बेचने पर रोक, डॉलर सिस्टम से बाहर करना, शिपिंग और इंश्योरेंस बंद करना, विदेशी कंपनियों पर दबाव, ताकि बिना एक भी मिसाइल दागे देश की अर्थव्यवस्था की सांस घुटे। कैमरे खाली शेल्फ्स और रोते चेहरे दिखाते रहे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस संकट की जड़ इकोनॉमिक सीज है। कैरिबियन में नेवल एक्सरसाइजेस, सर्वेलेंस फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मौजूदगी ने हर पल का डर बनाया। सीधा हमला नहीं, पर लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर अंदर से तोड़ने के लिए ऑपोजिशन को एम्पलीफाई किया गया, प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल हेडलाइन बनाया गया, नैरेटिव रचा गया कि इंटरवेंशन जरूरी है, जबकि बाहर से दबाव बढ़ाने के लिए कूटनीति और कानून के बीच के ग्रे जोन्स इस्तेमाल हुए। और अब इन प्रेजेंट दावों के साथ यह अनडिक्लेयर्ड वॉर एक नए खतरनाक मोड पर दिखती है, जहां चेतावनी अब भाषणों में नहीं बल्कि कार्रवाइयों में दी जा रही है। यह संकेत है कि इकोनॉमिक सीज के बाद साइकोलॉजिकल प्रेशर और फिर फिजिकल रीच तक जाया जा सकता है, कि आधुनिक युद्ध में फ्रंटलाइन कोई सीमा नहीं बल्कि खबरों की गति है, जहां हर हेडलाइन एक हथियार, हर अफवाह एक धमाका और हर चुप्पी एक रणनीति बन जाती है। इसी संदर्भ में वेनेजुएला की रोजमर्रा की जिंदगी युद्ध का मैदान बनती दिखती है। दुकानों में सामान है पर कीमतें आसमान पर, अस्पतालों में डॉक्टर है पर दवाइयां सीमित, शहरों में रोशनी है पर भरोसा नहीं। सैंक्शंस का असर सरकार से पहले जनता पर पड़ता है, क्योंकि जब डॉलर ट्रांजैक्शन रुकते हैं तो इंपोर्ट रुकता है, जब इंपोर्ट रुकता है तो सप्लाई टूटती है, और जब सप्लाई टूटती है तो महंगाई और असुरक्षा फैलती है। इस बीच ग्लोबल मीडिया का चयनित फोकस केवल परिणाम दिखाता है, कारण नहीं, और यही नैरेटिव जीतने की कोशिश होती है। वेनेजुएला को फेल्ड स्टेट कहा जाता है ताकि दबाव को जायज ठहराया जा सके, जबकि यह अनदेखा कर दिया जाता है कि कौन सी नीतियां इस विफलता की ओर धकेल रही है। समंदर में ताकत का प्रदर्शन, आसमान में निगरानी, जमीन पर आर्थिक घेरा, तीनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां युद्ध दिखाई नहीं देता पर हर दिन महसूस होता है। और जब रिपोर्ट्स सत्ता के शीर्ष तक पहुंच की बात करती है तो संदेश और सख्त हो जाता है। जो देश अपने संसाधनों और फैसलों पर जोर देगा, उसे पहले आर्थिक रूप से, फिर मनोवैज्ञानिक रूप से और जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत स्तर तक दबाव में लिया जा सकता है। यही कारण है कि लैटिन अमेरिका की राजधानियां चुप है, ग्लोबल साउथ सतर्क है और अंतरराष्ट्रीय कानून पर सवाल उठ रहे हैं। और यहीं से यह कहानी सिर्फ खबर नहीं रहती बल्कि एक पूरा सिस्टम बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट्स और क्लेम्स फैलते हैं कि सत्ता के शीर्ष तक दबाव पहुंचा है, वैसे वैसे इस टकराव की असली मशीनरी साफ दिखाई देने लगती है। यह मशीनरी है मिलिट्री प्रेशर प्लस प्रॉक्सी पॉलिटिक्स प्लस मीडिया एम्प्लीफिकेशन की, जहां सीधा हमला आखिरी विकल्प होता है, लेकिन उससे पहले हर वह तरीका अपनाया जाता है जो किसी देश को अंदर से थका दे। कैरेबियन सी में होने वाली लगातार नेवल एक्सरसाइजेस,
आसमान में बढ़ती सर्वेलेंस फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रणनीतिक मौजूदगी सीधे युद्ध की घोषणा नहीं करती, लेकिन हर दिन यह याद दिलाती है कि ताकत पास में खड़ी है, तैयार है और देख रही है। यह डर की राजनीति है, जहां गोली चलाए बिना भी राष्ट्रों को झुकाया जाता है। इसी बीच जमीन के अंदर एक और लड़ाई चलती है, जिसे प्रॉक्सी पॉलिटिक्स कहा जाता है, जहां ओपोजिशन मूवमेंट्स को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलता है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दी जाती है और हर विरोध को जनता की आखिरी आवाज की तरह पेश किया जाता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि संकट सिर्फ बाहरी दबाव का नहीं, बल्कि अंदरूनी असफलता का है। यही वह बिंदु है जहां नैरेटिव सबसे खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि इकोनॉमिक सीच से पैदा हुई नाराजगी को राजनीतिक हथियार में बदल दिया जाता है। प्रोटेस्ट को जूम इन करके दिखाया जाता है और सैंक्शंस को बैकग्राउंड नॉइज बना दिया जाता है। इस दौरान ग्लोबल मीडिया का रोल निर्णायक हो जाता है। हेडलाइंस छोटे होते हैं, लेकिन असर गहरा। तस्वीरें चुनिंदा होती हैं, लेकिन भावनाएं पूरी तरह निर्देशित। और हर रिपोर्ट एक ही दिशा में इशारा करती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। यहीं से इंटरवेंशन की भाषा सामान्य होने लगती है। लैटिन अमेरिका इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि इतिहास उसे याद दिलाता है कि यह स्क्रिप्ट नई नहीं है। नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन तरीके वही रहते हैं। और इसी वजह से कई सरकारें खुलकर कुछ नहीं कहती, चुप्पी को ही सुरक्षा मानती है। इस खामोशी के बीच जनता का मन असली बैटलफील्ड बन जाता है, जहां डर और उम्मीद आमने सामने खड़े होते हैं। एक तरफ रोजमर्रा की परेशानियां, दूसरी तरफ यह एहसास कि यह सब सिर्फ घरेलू नाकामी नहीं, बल्कि वैश्विक दबाव का नतीजा है। इसी मानसिक संघर्ष में मॉडर्न वॉरफेयर की असली जीत हार तय होती है। और अब यह कहानी अपने सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि जब सैंक्शंस, मीडिया प्रेशर, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स और मिलिट्री इंटिमिडेशन एक साथ लंबे समय तक चलती है, तो सवाल यह नहीं रह जाता कि वेनेजुएला बचेगा या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। क्योंकि आज जो मॉडल कराकस पर आजमाया जा रहा है, वही कल किसी और राजधानी पर लागू हो सकता है। यही वजह है कि यह टकराव सिर्फ एक देश की किस्मत तय नहीं करता, बल्कि आने वाले दशक की जियोपॉलिटिकल भाषा लिखता है। एक ऐसी भाषा जिसमें युद्ध की घोषणा की जरूरत नहीं, संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं, और कभी-कभी तथ्यों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि दबाव को धीरे-धीरे इतना सामान्य बना दिया जाता है कि लोग उसे युद्ध मानना ही बंद कर देते हैं। वेनेजुएला में यही हो रहा है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी अनसर्टेनिटी में बदल चुकी है। क्या आज बिजली रहेगी? क्या अस्पताल में दवा मिलेगी? क्या कल नौकरी रहेगी? और इसी अनिश्चितता में रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन के बीच जंग चलती है। कुछ लोग देश छोड़ते हैं, कुछ टिके रहते हैं, और कुछ उम्मीद करते हैं कि यह दौर भी गुजर जाएगा। लेकिन